अगर सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल्स की बात करूँ तो ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू अराउंड $2,000 to $2,500 मैं सिर्फ उस ऑनलाइन पोर्टल से करता हूँ, दैट इज़ अपवर्क एंड फ्रीलांसर। और इन दोनों के अलावा मैं और फाइवर पे ज़्यादा नहीं जाता हूँ, रेयरली, मुश्किल से $500 के आसपास वहाँ से अगर होता है तो होता है। बट उसके अलावा जो मेरे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स हैं, डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं, मैक्सिमम मेरा बिजनेस वहाँ से आता है। तो दैट पर्टिकुलरली क्रॉसेस फ्रॉम $4,000 to $5,000 एवरी मंथ। उसके अलावा मेरे कुछ और माइक्रो नीश ब्लॉग्स भी हैं, तो ब्लॉगिंग से अभी रफली $800 to $1,000 हर महीने आ रहा है। AI ह्यूमन को बीट नहीं करेगा, जो ह्यूमन AI को यूज़ कर रहा है वो सारे ह्यूमंस को बीट करते हैं। ब्लॉगिंग कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि गूगल एक सर्च इंजन है, राइट, और वो सर्च इंजन कंटेंट को सर्च करेगा और दिखाएगा। जतिन भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। हमारे जो ऑडियंस हैं, सबसे पहले आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो अपने बारे में, जिससे वो आपके बारे में जान सकें। आई एम बेसिकली एन एंटरप्रेन्योर। मैं अपनी खुद की मैंने कंपनी भी स्टार्ट करी, IT कंपनी, जिसमें मैंने बहुत सारा काम किया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स किया, मल्टीपल इंटरनेशनल कंपनीज़ के लिए, इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए। फिर साथ ही साथ मैंने अपने कुछ लोकल बिजनेसेस भी सेटअप किए और फ्रीलांसिंग भी करी, और फ्रीलांसिंग के बल पे और इतने सारे ऑक्यूपेशंस के बल पे आज इस पर्टिकुलर स्टैंड पे आके खड़ा हूँ कि हाँ, आई कैन से दैट आई एम पर्टिकुलरली स्टेबल। तो ब्रो, सबसे पहला जो आपने शुरू किया, आपने फ्रीलांसिंग किया या फिर आपने स्टार्टअप किया या फिर आपने लोकल बिजनेसेस सेटअप करे? नहीं, मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई, मैं 2014 पास आउट हूँ। आई एम बेसिकली एन IT इंजीनियर, ओके, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। तो मैंने क्या किया, आफ्टर कंप्लीटिंग माई इंजीनियरिंग आई स्टार्टेड डूइंग जॉब। मैंने 3 साल जॉब की। मैं इनफैक्ट इंजीनियरिंग से पहले मैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर फ्रीलांसिंग के थ्रू बनाता था, मतलब फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे नहीं, बट लोकल मेरे कनेक्ट्स के थ्रू उनको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, उनको वेबसाइट चाहिए, तो मैं उनके लिए बना देता था। तो उसके थ्रू मुझे थोड़ा सा इसका एक्सपीरियंस मिला और वही मेरे दिमाग में सेट हो गया था कि मैं लोकल बिजनेसेस के थ्रू अपनी नॉलेज का यूज़ करके पैसे कमा सकता हूँ, राइट। तो उसका यूज़ करके मैं आगे भी मैंने फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट करी। अपनी कंपनी से 3 साल जॉब करने के बाद में फ्रीलांसिंग अपनी स्टार्ट करी। मैंने ऑलमोस्ट 3 साल फ्रीलांसिंग कंटिन्यू करी खुद, और उसके बाद में जब मेरे पास में एक बल्क फंड इस्टेब्लिश हो गया, उसके बाद में मैंने अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करी और टीम हायरिंग स्टार्ट करी। फिर तब से काम चालू। तो ब्रो, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कोई स्टार्टअप आप रन करते हो, आप शुरुआत करते हो, तो उसको स्टार्ट करने के बाद कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस आते हैं जिसको फेस करना बहुत डिफिकल्ट होता है? एक स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रखना ज़रूरी है। सिर्फ स्टार्ट करना ही ज़रूरी नहीं होता, उसे सस्टेन करना भी बहुत ज़रूरी है, राइट। तो सस्टेन करने के लिए हमारे पास में एक डिटेल्ड प्लान होना चाहिए। प्लान पेपर पे नहीं, बट अपने दिमाग में तो ज़रूर होना चाहिए। पेपर पे हो तो बहुत अच्छी बात है। एक विज़न रहना चाहिए। आप ये कह रहे हो कि एक विज़न होना चाहिए? बिल्कुल, एक विज़न बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें इस कंपनी को कहाँ तक लेके जाना है। वैसे ले जाने की कोई लिमिट नहीं है कि हम इसको ऊंचाइयों तक ले जाएं, करोड़ों रुपए कमाएं, राइट। ये हर किसी की एक सोच होती है। तो बट हमारे साथ में क्या होता है कि हम एक ब्लाइंड विजन के साथ चले जाते हैं कि यार मुझे 2 लाख कमाना है महीने का, मुझे 5 लाख महीने का कमाना है, मैं धीरे धीरे करके इतना स्केल कर जाऊं कि मेरे पास में 10 लाख रुपए बचने लग जाए हर महीने। बट पैसे के बिहाफ पे आपका विजन डिसाइड नहीं होता। दैट्स मॉनिटरी, एक आपके दिमाग में एक फिगर है जो आप अचीव करना चाहते हो। दैट इज़ नॉट योर विजन। डोंट कन्फ्यूज दैट विद द विजन, राइट। तो आपका विज़न ऐसा होना चाहिए, जैसे मेरा विज़न मेरी IT कंपनी को लेके ये था कि आई वुड स्टार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग सर्विसेज। हम सर्विसेज देने से स्टार्ट करेंगे, बट लेटर ऑन मेरे दिमाग में कुछ प्रोडक्ट आइडियाज़ थे जो मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता था और इन पैरेलल हो भी रहे वो। तो वो प्रोडक्ट मुझे डेवलप करना है ताकि मैं इन फ्यूचर जो ई-कॉमर्स इंडस्ट्री है उसको ऑटोमेशन पे ला सकूँ। तो ये मेरा एक पर्टिकुलर एम है ना। मैंने इस विजन से अपनी कंपनी स्टार्ट करी थी ताकि मेरी टीम बिल्ड होते जाए, मुझे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मिलने लग जाए, जिससे मैं अपनी जो स्टाफ उसकी सैलरीज बेयर करने लग जाऊँ, है ना। और फिर उसके थ्रू मैं अपने प्रोडक्ट में पैसा डालूँ और वहाँ से मैं प्रोडक्ट डेवलप करूँ। सो दैट वाज माय विजन, है ना। दैट वाज माय विजन। दैट्स हाउ आई स्केल्ड और दैट्स हाउ आई इंक्रीज माय टीम साइज टू 27 पीपल। तो अभी जो आप फ्रीलांस
कर रहे हो, ठीक, फ्रीलांसिंग का बिजनेस कर रहे हो, तो इसको आप एज अ कंपनी लेकर चल रहे हो? बिल्कुल, इट इज़ पर्टिकुलरली बिजनेस। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अभी प्रोजेक्ट्स पे बिड करता हूँ, है ना। अलग अलग मेरे जो स्ट्रैटेजीज हैं उनके थ्रू मैं प्रोजेक्ट्स लेके आता हूँ। मैं उन प्रोजेक्ट्स को आउटसोर्स करता हूँ फ्रीलांसर्स पे। मतलब कुछ हैं जो मेरे कनेक्ट में डायरेक्टली हैं, और कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो मेरे रीच में नहीं है, मेरे कनेक्ट में नहीं है, तो मैं उसे अपवर्क या फ्रीलांसर ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे खुद एज अ लिस्टिंग प्रोवाइड करके और आउटसोर्स कर देता हूँ। तो मतलब काइंड ऑफ आप खुद नहीं दे रहे हो सर्विस, आप लोगों से दिलवा रहे हो, राइट? करेक्ट। मतलब कुछ सिनारियोज ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल, जिसमें मेरी एक्सपर्टीज़ है ना। अब मैंने, मतलब बीइंग अ फुल स्टैक डेवलपर, मुझे ऑलमोस्ट आई वुड से, नॉट बीइंग एरोगेंट हियर, बट मुझे ऑलमोस्ट टेक्नोलॉजीज़ का एक्सपीरियंस है ना, जो प्रोजेक्ट्स में ज़्यादातर लगती है, जावास्क्रिप्ट बेस्ड, पाइथन बेस्ड, और इनफैक्ट रिएक्ट नेटिव, और तो ऐसी जो नेटिव एंड्रॉयड iOS डेवलपमेंट होते हैं वो भी। तो आई हैव डन दैट, आई हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन इट। तो उसके कारण मुझे ना एक अपर हैंड मिल जाता है, मैं किसी को ईजिली जज भी कर पाता हूँ और क्लाइंट से डायरेक्ट कम्युनिकेट भी कर पाता हूँ, और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स उसको ईजिली अंडरस्टैंड भी कर पाता हूँ। तो कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिन पे मैं अभी भी डायरेक्टली काम कर रहा हूँ, जैसे कुछ बिटकॉइन के प्रोजेक्ट्स हैं और LLM के प्रोजेक्ट्स हैं, AI बेस्ड टूल है जिस पे मैं अभी काम कर रहा हूँ। तो उसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स आते हैं जिस पे आई वुड नॉट लाइक टू स्पेंड एनी मोर टाइम, तो मैं उसको आउटसोर्स कर देता हूँ। तो मतलब ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये है कि आप प्रोवाइड बहुत सारे सर्विसेज कर रहे हो जो आपका, जिसमें आपके एक्सपर्टीज़ हैं वो आप दे रहे हो, ठीक है, और जिसमें आपके एक्सपर्टीज़ नहीं है वो भी आप दे रहे हो, लेकिन आउटसोर्स करके दे रहे हो। वहाँ पे मेरा सिर्फ एक छोटा सा रोल रहता है कि मुझे उनको मॉनिटर करना ज़रूरी है, बिकॉज आई एम द फ्रंट फेस टू द क्लाइंट, है ना। क्योंकि मुझे क्लाइंट को फेस करना है, तो क्लाइंट को प्रॉपर रिजल्ट्स, प्रॉपर आउटपुट मिलना चाहिए। तो आई जस्ट हैव टू इंश्योर द क्लाइंट इज गेटिंग द आउटपुट एज एक्सपेक्टेड, दैट्स इट। मुझे सिर्फ ये इंश्योर करना पड़ता है और कुछ भी नहीं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप फ्रीलांस में कई सालों से हो, राइट, और इसी से आपने इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट किया है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि फ्रीलांस में कैसे कोई आम इंसान, कोई इनिशियल जो बंदा कुछ नहीं कर रहा है आज के टाइम में, वो कैसे सक्सेसफुल हो सकता है? देखो, सबसे पहले आपको किसी को भी अगर आज फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में एंट्री लेनी है, तो उन्हें सबसे पहले एक अपनी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग की हो, UI डिज़ाइनिंग की हो, UX डिज़ाइनिंग की हो, कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की हो, प्रोग्रामिंग की हो, या कुछ भी हो। दे हैव टू डेवलप वन स्किल। उस स्किल में मास्टर होना पड़ेगा? बिल्कुल, आई वुडंट से मास्टर होना पड़ेगा, बट दे हैव टू बी प्रोफिशिएंट इनफ। उन्हें इतना आना चाहिए कि वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए। जैसे कुछ एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक वर्डप्रेस वेबसाइट बनानी है, राइट। अब वर्डप्रेस वेबसाइट तो आज के टाइम में जो टेक्निकली साउंड है वो कोई भी इंस्टॉल कर देगा। वो सर्वर परचेज करेगा, वो जाके वर्डप्रेस इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करेगा और इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, राइट। बट उसके बाद क्या, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कहाँ तक है? अगर क्लाइंट बेसिक ड्रैग एंड ड्रॉप चीज़ें करवाना चाहता है तो डेफिनेटली यू कैन डू। आपको सिर्फ वो आना चाहिए, टूल्स जैसे एलिमेंटर है या जनरेट प्रेस, इन थीम्स को कस्टमाइज़ करना आपको आना चाहिए, राइट। अब इससे ज़्यादा आपको नहीं सीखने की ज़रूरत। आप सिर्फ प्लगइन्स इंस्टॉल करोगे, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल करोगे, अपना पैसा लोगे, एंड दैट्स इट, राइट। अब लेकिन फॉर एग्जांपल अगर क्लाइंट चाहता है कि आप उसके एक पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग आप एक कस्टम डिज़ाइन करो, कस्टम प्लगइन डिज़ाइन करो, है ना, तो उस केस में आपको प्रोग्रामिंग भी करनी पड़ेगी, आपको कस्टमाइजेशन भी करने पड़ेंगे। तो यू नीड टू नो दैट लेवल ऑफ कस्टमाइजेशन। आपको वर्डप्रेस प्लगइन बनाना आना चाहिए, आपको डिज़ाइनिंग करनी आना चाहिए, है ना, आपको कस्टमाइजेशन करना आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अब धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रो करोगे ऐसा। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि मान लो कोई इंसान है जो एक फील्ड में आता है, ठीक है, फ्रीलांसिंग करने के लिए, तो उसको हाई लेवल के क्लाइंट्स भी आ सकते हैं जिनके रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा हाई होंगे, एंड लो लेवल के क्लाइंट्स भी आ सकते हैं। तो अगर आप एक्सपर्ट हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाओगे, और अगर आप लो लेवल के हो तो आप ज़्यादा क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट्स को नहीं पूरा कर पाओगे। तो एक्सपर्ट्स होने से आपका ही फ़ायदा है, एक्सपर्ट होने से आपका ही फ़ायदा है, राइट? करेक्ट। आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे उस केस में। हाँ, ज़्यादा पैसे मिलेंगे प्लस ज़्यादा क्लाइंट्स भी मिल पाएंगे, है ना। लेकिन इनिशियली क्लाइंट्स आते कैसे हैं? इनिशियली क्लाइंट्स लाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल डेवलप करनी पड़ेगी।
आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा अपने आप को। जैसे अपन बोलते हैं कि हमें अगर किसी से बिजनेस चाहिए तो हमें अपने आप को बेचना पड़ेगा उनको। वी हैव टू सेल आवर स्किल टू देम। तो अगर आपको अपनी स्किल सेल करनी है किसी को, तो आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। यू नीड टू एक्सप्लेन दैट आपकी स्किल्स क्या हैं और आप किस लेवल तक का काम कर सकते हो, उनकी जो रिक्वायरमेंट है आप उसको पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर भी सकते हो या नहीं, राइट। इफ़ यू कैन जस्टिफाई एंड डिलीवर, hear me properly, if you can justify and deliver, only then you will earn and you will sustain. तो पहला तो ये मैटर करता है कि आपके स्किल्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए, एंड सेकेंड आप प्रोफाइल वगैरह बढ़िया से मेंटेन करो, है ना, तो आने लगते हैं क्लाइंट्स वगैरह आने लगते हैं। तो आप अभी कितना बना रहे हो इस बिज़नेस से? मेरे मल्टीपल अकाउंट्स हैं जिनके थ्रू मैं करता हूँ। मतलब इनफैक्ट मैं अगर सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल्स की बात करूँ तो ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू अराउंड $2,000 to $2,500 मैं सिर्फ उस ऑनलाइन पोर्टल से करता हूँ, दैट इज़ अपवर्क एंड फ्रीलांसर। और इन दोनों के अलावा मैं और फाइवर पे ज़्यादा नहीं जाता हूँ, रेयरली, मुश्किल से $500 के आसपास वहाँ से अगर होता है तो होता है। बट उसके अलावा जो मेरे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स हैं, डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं, मैक्सिमम मेरा बिजनेस वहाँ से आता है। तो दैट पर्टिकुलरली क्रॉसेस फ्रॉम $4,000 to $5,000 एवरी मंथ। तो मतलब आपने बोला कि आपका सबसे बड़ा अमाउंट डायरेक्ट क्लाइंट से आता है। मीन्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की बात है कि आपने उन्हें इतना ज़्यादा बेहतर सर्विस दिया है कि वो आपसे चिपक गए हैं, राइट। वो लॉन्ग टर्म कस्टमर बन चुके हैं आपके। तो ये सीखने वाली बात है दोस्तों, इसी बात पर लाइक करो यार, है ना, भाई के लिए। लेकिन ब्रो एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आज के टाइम में, मेरे दिमाग में भी आता है एंड लोगों के दिमाग में भी आता है कि यार ये फ्रीलांस वगैरह सस्टेनेबल है फ्यूचर में? एआई की वजह से सारी चीज़ें ऑटोमेट होती जा रही हैं, है ना। देखो, सस्टेनेबल बिल्कुल है। यू विल हैव टू डेवलप योर स्किल्स। आपको आपके स्किल्स को और इम्प्रूव करना पड़ेगा। मतलब यूँ बोलते हैं ना कि एआई ह्यूमन को बीट नहीं करेगा। जो ह्यूमन एआई को यूज़ कर रहा है वो सारे ह्यूमंस को बीट कर देगा। तो यू हैव टू बी अडेप्टिंग एआई। आपको उसे एज अ यूटिलिटी यूज़ करना चाहिए ताकि आप जो ह्यूमंस नहीं यूज़ कर रहे हैं, जो लोग एआई को नहीं यूज़ कर रहे हैं, आप उन्हें आसानी से बीट करके आगे निकल जाए। तो यू हैव टू यूज़ दैट एज योर टूल, जिससे आप स्पीड इजीली पकड़ पाओ। आप कुछ ऐसे आपको क्वेश्चंस हैं जैसे चैट जीपीटी जैसा टूल है, और इनफैक्ट अब तो गूगल का बार्ड भी आ चुका है, दैट इज़ ऑल्सो लाइक रियली गुड। तो धीरे धीरे ये बहुत सारे टूल्स आते जाएंगे जिनका मतलब लोगों को पता रहेगा कि ऐसे टूल्स हैं मार्केट में, बट उन्हें वो यूज़ करते नहीं आता है। तो अगर आप यूज़ करके अपनी स्किल उसमें भी आप डेवलप कर सकते हो, तो आप उसको भी एज अ सर्विस फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे आप प्रोवाइड कर सकते हो। ओहो, मतलब बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि आपको एआई को यूज़ करना अभी से सीखना शुरू कर देना चाहिए, राइट। जैसे हम लोग के काम में आज के टाइम में एआई बहुत ज़्यादा साथ दे रहा है, लाइक चैट जीपीटी, बार्ड वगैरह। तो आपको क्या लग रहा है एआई का क्या फ्यूचर होने वाला है? ये जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ऑफलाइन बिजनेसेस आप देख रहे हो आज के टाइम में कम हो रहे हैं, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा पावरफुल होते जा रहा है। तो एआई फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, एआई बहुत पावरफुल होगा, और जो लोग एआई से अडेप्ट करेंगे वो डेफिनेटली ग्रो करेंगे। तो आई वुड से एआई इज़ द फ्यूचर। तो ब्रो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आज के टाइम में आपके पास कितने ऑनलाइन अर्निंग सोर्सेज हैं? ऑनलाइन अर्निंग सोर्सेज की अगर बात करें तो बेसिकली फ्रीलांसिंग में ही मल्टीपल है, राइट। जैसा मैंने कहा कि ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, अपवर्क, फ्रीलांसर, फाइवर, इनके थ्रू मैं अर्न कर रहा हूँ। और जो मेरे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स हैं वो भी पेमेंट्स ऑनलाइन ही आते हैं, राइट। तो वो पेमेंट्स मतलब मेरा एक सेकेंड सोर्स है, दैट्स ऑल्सो विद फ्रीलांसिंग, बट थ्रू माई इंटरनल कनेक्ट्स, नॉट थ्रू ऑनलाइन पोर्टल्स, राइट। और फिर इसके अलावा मैं ब्लॉगिंग से अर्न कर रहा हूँ। ब्लॉगिंग मैंने अभी रिसेंटली चालू करी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। मैंने कुछ ब्लॉग्स बनाए थे फरवरी टू मार्च के बीच में, जब ये आईपीएल चला था। तो आईपीएल इवेंट ब्लॉग एक मैंने क्रिएट किया था thefantasytimes.com। तो उसको मैंने थोड़ा ग्रो किया, और आज के टाइम में वो एक अच्छे लेवल पे आ चुका है, और ऑलमोस्ट 1.9 मिलियन के इम्प्रेशंस आए हैं लास्ट मंथ में। तो दैट मच आई हैव ग्रोड दैट वन। और उसके अलावा मेरे कुछ और माइक्रो नीश ब्लॉग्स भी हैं। तो ब्लॉगिंग से भी रफली $800 to $1000 हर महीने आ रहा है। और
उसके अलावा फिर मेरे ऑफलाइन कुछ बिजनेसेस हैं और अभी एक रेस्टोरेंट भी चल रहा है प्लान में। वाह, कांग्रेट्स। अच्छा ब्रदर, मैं पूछना चाहता था कि एक जैसे आपने बोला इवेंट के बारे में, आपने क्या बोला, इवेंट ब्लॉगिंग, राइट ब्रो? इवेंट ब्लॉगिंग के बारे में मैंने आज से 2-3 साल पहले ही सुना था, एंड उस टाइम मैंने सुना था कि यार बहुत पैसा आता है इसमें। तो आज के टाइम में इससे कितना पैसा लोग जनरेट कर रहे हैं, आप थोड़ा सा बताओ। इवेंट ब्लॉगिंग लाइक किसी भी पर्टिकुलर इवेंट के लिए अगर आप टारगेट करते हैं, फॉर एग्जांपल आज फादर्स डे था, राइट? तो आप फादर्स डे को टारगेट करके फादर्स डे कोट्स, फादर्स डे इमेजेस, फादर्स डे विशेस, फादर्स डे विशेस फॉर लाइक इन लॉज, लाइक माई फादर इन लॉ, इस टाइप के आप नीशेस को पकड़ के आप कुछ एक अपना ब्लॉग बना सकते हैं, एक वेबसाइट बना सकते हैं। तो ये एक इवेंट के ऊपर आप कंटेंट क्रिएट करें, तो इस टाइप की ब्लॉगिंग को बोलते हैं इवेंट ब्लॉगिंग। okay. मैंने जैसे किया था, मैंने अपने IPL इवेंट को पकड़ा था। इनफैक्ट मैंने स्टार्ट इसको किया था WPL से, फोकस नहीं था, तो उसके बाद में मैंने IPL पे फोकस किया और पूरे IPL में मैंने सारे मैचेस को कवर किया। तो उसी के थ्रू मेरी ऑडियंस बिल्ड हुई और मेरे सब्सक्राइबर्स बिल्ड हुए और उनके थ्रू आज मैं अपने जो करंट वेबसाइट है उसको मैं ग्रो कर पाया। तो ये इवेंट, मान लो इवेंट ब्लॉगिंग की बात आपने करी, तो इसके लिए हर एक इवेंट पे आप अलग अलग वेबसाइट्स क्रिएट करते हो या फिर एक ही वेबसाइट पर आप सारे इवेंट को मैनेज करते हो? नहीं, हर इवेंट के लिए एक सेपरेट वेबसाइट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ब्लॉगिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है एग्जैक्ट मैच डोमेन, तो EMD और PMDM कहते हैं, राइट? तो उसमें अगर आप एग्जैक्ट मैच डोमेन रहते हैं तो आपके रैंकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज गूगल पे अगर कोई पर्सन या किसी भी सर्च इंजन पे कोई पर्सन सर्च करेगा तो डायरेक्टली ये सर्च करेगा फादर्स डे विशेस, राइट? जैसे आज की इवेंट की अगर अपन बात करें, मदर्स डे विशेस या फिर क्रिसमस विशेस, है ना? तो ये वैलेंटाइंस डे विशेस, है ना, वैलेंटाइंस डे कोट्स। तो इस टाइप के अगर आप डायरेक्ट EMD डोमेन्स लेते हैं, एग्जैक्ट मैच डोमेन्स लेते हैं, तो उन डोमेन्स के ऊपर सिर्फ आप इसी से रिलेटेड ब्लॉग्स डालें और बिल्कुल आप इसी के थ्रू अगर आप कंटेंट पेस्ट करते हैं, उसके अंदर कंटेंट पोस्ट करते हैं, तो उस केस में क्या रहेगा कि आपकी जो ऑडियंस बिल्ड होगी वो सिर्फ उसी नीश के अराउंड होगी, मल्टीपल मिक्स नहीं होगी कि अब हम मल्टीपल नीश की ऑडियंस, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग हैं जो सिर्फ हॉलीवुड की न्यूज़ देखना चाहते हैं और मैं उन्हें वैलेंटाइंस डे विशेस के कोट्स भेज रहा हूँ, तो उन्हें उससे मतलब नहीं है, राइट? तो वो चीज़ मैच नहीं करेगी, वहाँ पे ऑडियंस हमारी मैच नहीं करेगी। तो इस चीज़ को देखते हुए हम इसको थोड़ा सा स्प्लिट करके रखते हैं ताकि मल्टीपल वेबसाइट जनरेट। तो मान लो कोई इवेंट आने वाला है तो बहुत पहले से ही उसकी तैयारी कर लेते हो कि ये करना है, वेबसाइट क्रिएट कर देते हो, SEO वगैरह कर लेते हो पहले ही? कोई भी इवेंट हो, इवेंट को अगर हम कवर करें तो हमें थोड़ा सा पहले से इसकी प्लानिंग करनी पड़ती है, राइट? तो हमें इसके बारे में अगर हम अर्निंग की बात करें तो लोग 7 दिन में भी लाखों कमा लेते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो 2 महीने में हज़ारों भी नहीं कमा पाते, राइट? तो कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिन पे हमें हाई CPC मिल जाता है, हाई CPC कीवर्ड्स को हम टारगेट कर पाते हैं, और कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिन पे हम बिल्कुल भी टारगेट नहीं कर पाते, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है, राइट? तो हम अगर इसको एक ब्रॉड वे में अगर देखें तो अगर हमें कोई इवेंट के लिए ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है तो हमें 2-3 महीने पहले से इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, और अगर हम इसको 2-3 महीने पहले से स्टार्ट करते हैं तो हम हाई CPC कीवर्ड्स के ऊपर ब्लॉग लिखें, हाई CPC कीवर्ड्स पे अपनी रैंकिंग बनाएं, ताकि जब तक वो इवेंट आए उसके ऑलमोस्ट 7 दिन 10 दिन पहले तक हमारे ब्लॉग्स टॉप 10 में रैंक करें। मैं ये बोल रहा था कि हाई CPC आपने कीवर्ड्स बोले, तो वो कैसे पहचाने? हाई CPC कीवर्ड्स के लिए आप कुछ टूल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे गूगल एडवर्ड्स का कीवर्ड प्लानर है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके अलावा सेमरश है और Ahrefs है, ऐसे और भी टूल्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ पेड हैं और पेड के अलावा अगर आप चाहें तो आप ग्रुप बाय से भी परचेज़ कर सकते हैं, कुछ लोग ग्रुप बाय से करते हैं। तो आप ऐसे टूल्स का यूज़ करके इजी कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं। कुछ फ्री टूल्स भी अवेलेबल हैं, Ahrefs का कीवर्ड जनरेटर, कीवर्ड रिसर्चर टूल है, आप उसके थ्रू भी जनरेट कर सकते हैं, जिससे आपको एक लो कंपटीशन, हाई ट्रैफिक और हाई CPC के आपको कीवर्ड्स मिल जाए। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आज के टाइम में लोगों के दिमाग में आ रहा है, ब्लॉग जो बना रहे हैं लोग, लिख रहे हैं, और वर्सेस ChatGPT और जो बार्ड आया है गूगल का, ठीक है? तो इन दोनों में कंपटीशन चल रहा है ना?
तो ये क्या फ्यूचर में क्या होने वाला है? ब्लॉगिंग, जो ब्लॉग हो रहा है वो ख़त्म हो जाने वाला है? ब्लॉगिंग कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि गूगल एक सर्च इंजन है, राइट? और वो सर्च इंजन कंटेंट को सर्च करेगा और दिखाएगा, कंटेंट को सर्च करेगा और प्रेजेंट करेगा। प्रेजेंट करने के तरीके एडवांस होते जाएंगे। और जैसे अभी एक गूगल का वीडियो आया था, गूगल I/O पॉडकास्ट था शायद, तो उसके अंदर उन्होंने जनरेटिव AI की बात करी। जनरेटिव AI कैसे न्यू ब्लॉग शो करेगा, न्यू कंटेंट शो करेगा, कुछ जनरेटेड AI जनरेटेड कंटेंट शो करेगा और लिंक्स भी शो करेगा, राइट? तो ये चीज़ ना यूज़र फ्रेंडली होता जाएगा, यूज़र से ईजीली अडेप्ट कर पाए, जो इन्फॉर्मेशन वो चाहता है उसको डायरेक्टली मिल पाए। तो उसके लिए एक एड ऑन वर्क करेगा ताकि जो उसकी सर्च स्पीड है वो इम्प्रूव हो जाए। बट ऐसा नहीं होगा कि वो कम्प्लीटली रिप्लेस कर दे, रिमूव कर दे, ऐसा कभी नहीं होगा। और AI से लड़ने के लिए AI ही लाया बिल्कुल, तो AI भी आएगा और डेफिनेटली AI को यूज़ कौन करेगा? ह्यूमन करेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि वो खुद ब खुद करता जाएगा, राइट? अभी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट प्रोबेबली क्वेश्चन है, वो है कि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, जो सोच रहे हैं कि यार एंटरप्रेन्योर बनना है, बहुत पैसा कमाना है, उनके लिए आप क्या एडवाइस दे सकते हो? देखो, पैसा कमाने के बहुत ज़रिए है ना। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपने आप को देखो। सबसे पहली स्टेप कि आप एंटरप्रेन्योर बनना क्यों चाहते हो। एक शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम नाम की चीज़ होती है कि आपको नई कोई चमकती हुई चीज़ दिख रही है, आप अट्रैक्ट हो रहे हो और आप उसकी तरफ भाग रहे हो। वैसा तो नहीं है, उस कारण से तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं बनना चाह रहे हो। अगर ये नहीं है, आपके दिमाग में एक विजन होगा, आपकी कोई एम होगी, जो आपकी एक प्रॉब्लम होगी जो आप सॉल्व करना चाहते हो लोगों के लिए, राइट? आप लोगों को हेल्प करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को अडाप्ट कर सकते हो। बट वो भी एक वार्निंग के साथ में। यहाँ पे वार्निंग क्या है कि आपको सबसे पहले अपने आप के बारे में सोचना है, फिर उसके बाद आपको आपकी फैमिली के बारे में सोचना है, उसके बाद आपको सबके बारे में सोचना है। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? आपको यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि आप सब कुछ छोड़ दो, सारी जॉब वॉब छोड़ दो और सारे काम छोड़ दो, बोलो मैं अपने प्रोडक्ट पे काम करूँगा, है ना? तो ये चीज़ नहीं करना है, ये चीज़ बिल्कुल भी आप नहीं करें। और जो भी आपकी एम है, आप उसको फोकस के साथ में अपने पार्ट टाइम में उस प्रोडक्ट को डेवलप करें। आप एक लेवल तक ले जाएं उसको, आपकी फैमिली को, अपने आप को आप स्टेबल करें फाइनेंशियली और मेंटली भी। और उसके बाद में आप इजीली, जब आपके पास में एक बैकअप फंड हो कि आपके पास में 12 महीने से 18 महीने का फंड बैकअप में पड़ा है, एंड नाउ यू हैव स्पेयर टाइम कि मैं 1.5 साल तक अगर कुछ भी ना करूं तो मेरे पास में पैसा है ना? तो अब आप इजीली अपनी जॉब को छोड़ के अपने स्टार्टअप पे फोकस कर सकते हो अगले 1.5 साल तक। अगर आप 1.5 साल में भी सक्सेसफुल उसको नहीं बना पाते हो, कुछ आप अर्निंग नहीं कर पाते हो, ड्रॉप इट। मतलब आप उसको पकड़ के मत भागो, क्योंकि हमेशा ये नहीं होता। हर किसी को ये लगता है कि मेरा आइडिया दुनिया में बेस्ट है, तो ऐसा नहीं है। आइडिया बहुत लोगों के पास आते हैं, एग्जीक्यूशन भी मैटर करता है और लोगों की डिमांड भी मैटर करती है। अगर डिमांड नहीं होगी और आप सप्लाई करोगे तो उस सप्लाई का कोई मतलब नहीं। थैंक यू सो मच ब्रदर, आपसे बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड ऑफ कोर्स ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है ना? थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी।